हे एवरीवन, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो जीएसटी है इट्स एन एवर चेंजिंग लॉ। आए दिन हम देखते हैं कि जिस लॉ में या रूल्स में एक्ट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है और जिसके कारण एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दिस चेंजेस एंड हेंस कंप्लायंस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 15 कंप्लायंस एक्शंस जो कि अगर कोई टैक्स पेयर लेता है तो इस बात की पूरी गारंटी रहती है कि फिर उनके अगेंस्ट में कुछ या जीएसटी ऑडिट या जीएसटी नोटिस नहीं आएगा। तो आइए हम बात करेंगे आज की वीडियो में इन्हीं 15 स्टेप्स के बारे में। इन माई 30 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद द डिपार्टमेंट आई कम अक्रॉस मेनी केसेस। सो ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस पे कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सो आई वुड लाइक यू टू कम टू माई स्क्रीन एंड देन लेट्स गो अहेड with the video. So welcome back on my screen. अब हम देखते हैं कि क्या 15 actions हैं to avoid GST notices and audit. तो सबसे पहला first and foremost is timely filing of all GST returns. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि as long as we are filing returns on time, the GST department does not bother about us much. लेकिन जब भी हम अपने रिटर्न फाइलिंग में डिले करते हैं तो जो GST ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है and then they start checking our profile. और फिर वो हमारे पूरे प्रोफाइल का चेक करते हैं, स्क्रूटिनी करते हैं एंड देन दे फाइंड सम नॉन कंप्लायंस, सम प्रॉब्लम समवेयर एंड देन दे इश्यू अस नोटिसेस और ऑडिट करते हैं हमारे यहाँ करके। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने रिटर्न जो है, चाहे वो GSTR 1 है, 3B है, GSTR 9 है, 9C है, हमें बिल्कुल टाइम पे फाइल करनी है। नंबर 2 is reconcile GSTR 1 with GSTR 3B data. From July 2025, GSTR 3B has become non-editable. मतलब इसका क्या जो डेटा आता है इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आता है एंड दिस डेटा इज बेस्ड ऑन द डेटा डिराइव्ड फ्रॉम GSTR 1 या IFF फाइल बाय एस। तो हमें करेक्शंस करने पड़ेंगे। अगर हम रिकंसाइल नहीं करेंगे टाइमली GSTR 1 और 3B का पीरियोडिकली, देन वी विल नॉट कम टू नो अबाउट द डिस्क्रिपेंसी इफ एनी। तो हमें इनका पीरियोडिकली रिकंसाइल करना पड़ेगा डेटा को, GSTR 1 का विद 3B, और जहां जहां हमें करेक्शंस लगते हैं करने चाहिए देन वी हैव टू डू द करेक्शन प्रॉम्प्टली using GSTR 1A. Now from July 2025, corrections to onwards apply tax liability must be made before GSTR 3B has been filed. मतलब हमें जो भी करेक्शन करने हैं इस बात का मेक श्योर करना होगा कि GSTR 3B फाइल करने के पहले हम GSTR 1A के माध्यम से अपने डेटा को रिकंसाइल करें। नंबर 3 पे आता है करेक्ट ITC claims with valid documentation, section 17 subsection 5 and rule 42 of the CGST rules. तो जो भी ITC हम क्लेम करते हैं that should always be supported with some tax invoices. इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जितने भी टैक्स इनवॉइसेस हैं, all the tax invoices should be kept handy and properly reconciled with the books of account. जो टैक्स इनवॉइस है उनका प्रॉपर रिकंसिलेशन करना होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। एंड सेकेंडली हमें ये भी देखना है कि हम जो ITC क्लेम कर रहे हैं वो ITC ब्लॉक नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट, क्योंकि अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ ऐसे ITCs हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं, लाइक ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्लब मेंबरशिप, पर्सनल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो ये जो ITC होते हैं इनको हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक्ट के माध्यम से हमें बता दिया है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस हम इन ITC को क्लेम कर सकते हैं। तो हम इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी हम रिकंसाइल कर रहे हैं अपने ITC को कि हम इन ITC को कभी भी क्लेम ना करें। नेक्स्ट आता है रूल 42 ऑफ द CGST रूल्स 2017, जो बेसिकली एक प्रोसीजर मैनर प्रेस्क्राइब करता है जहां पे हमें ITC रिवर्स करना पड़ेगा, ITC रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड सप्लाईज फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। आइए हम देखते हैं कि रूल 42 क्या कहता है। रूल 42 ऑफ द CGST एक्ट स्पेसिफाइज द मैनर फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज और फॉर बोथ business and non-business purposes. So the purpose of this rule is to ensure that ITC is availed only for portions related to taxable supplies and business purposes, preventing undue benefit from credit pertaining to exempts or personal or non-business supplies. तो ये बेसिक इसका एक यही था कि चाहते हैं कि हम जो ITC रिवर्स कर दें जो कि
एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए या नॉन बिजनेस सप्लाई के लिए है। ये कैसे करते हैं, इसका हर एक महीने मंथली बेसिस पे इनका होना चाहिए रिवर्सल कैलकुलेशन, एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एडजस्टमेंट हमें मेक करना पड़ेगा हमें ऑन द एक्चुअल टर्नओवर एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज के बेसिस पे हमें जो हमारा एक्चुअल टर्नओवर है एंड जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं उसके बेसिस हमें एक रिकंसाइल करना पड़ेगा, एंड रिकंसाइल करके हमें आईटीसी को रिवर्स करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4, रेगुलरली मैच जीएसटीआर 2B विथ परचेज रजिस्टर। मिसमैचेस इन आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B एंड योर रिकॉर्ड्स आर फ्लैग्ड फॉर स्क्रूटनी। मिसमैचेस कैन अकर ड्यू टू, मिसमैच कब हो सकता है आपके जीएसटीआर 2B में और परचेज रजिस्टर में, जब सप्लायर जो आपका है ही हैज नॉट फाइल्ड और डिले फाइलिंग ऑफ हिज जीएसटीआर 1। इन दो केसेस में आपके वो आ जाएगा मिसमैच, जो कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा नहीं और वो मिसमैच आ जाएगा। सेकंड क्या है कि अगर इनकरेक्ट इनवॉइस डिटेल्स डाला गया है, मान लीजिए जीएसटीआई नंबर का डाल दिया, इनवॉइस नंबर का डाल दिया, तो फिर आपके जीएसटीआर 2B में और आपके परचेज रजिस्टर में मिसमैच आ जाएगा। या कुछ अमेंडमेंट किया है आपके सप्लायर ने जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपके रिकॉर्ड्स में। तो इन तरह का जो सिचुएशंस होते हैं इसके कारण आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेज रजिस्टर में और 2A में 2B में डिफरेंस आ जाता है, मिसमैच आ जाता है। इसीलिए प्रॉम्प्ट रिकंसिलिएशन वो जरूरी है। प्रॉम्प्ट रिकंसिलिएशन से फायदा क्या होता है, अगर आप प्रॉम्प्टली रिकंसाइल करते हो देन यू कम टू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड देन इफ नीड अराइजेज आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप अपने एंड पे इसको सॉल्व करें। सो यू कम टू नो अबाउट इट and you take remedial measures. Number 5 जो आता है that is reconcile your Form 26AS with GST documents. Reconcile Form 26AS with GSTR1 is increasingly crucial for compliance because tax authorities are cross verifying data between GST and income tax platforms. तो जो GST डिपार्टमेंट है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं डेटा को। GSTR डॉक्यूमेंट है GST का एंड जो Form 26AS है दैट्स इनकम टैक्स। So they do the cross verification to find out if at all कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये रिकंसिलिएशन जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसीलिए है कि जो डेटा कंसिस्टेंसी है एंड क्रॉस वेरिफिकेशन है। Since GST returns such as GSTR1 now reflect in your income tax passbook Form 26AS also. So discrepancies such as a mismatched sales figure can easily flag a business for audit or scrutiny by either department. It avoids audits and notices. Any inconsistencies between reported sales reported in GSTR1 and those shown in Form 26AS which may reflect TDS collected from parties in sales transactions can prompt notices or audits. इसलिए ये इसको अवॉइड करता है। नंबर 3 है क्या है, ये पेनल्टीज को और नोटिसेस को, इंटरेस्ट को प्रिवेंट करता है। सो और ये भी इंश्योर करता है कि प्रॉपर टैक्स क्रेडिट जो है और रिफंड आपको मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं यूज प्रॉपर HSN एंड SSE कोड्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। आपके जितने ट्रांजेक्शन हैं उस पर आपको बिल्कुल करेक्टली आपका जो HSN कोड है या SSE कोड है उसको करेक्टली मेंशन करना होगा। जैसे आपको पता होगा कि HSN कोड और SSE कोड अब मैंडेटरी हो गया है, तो आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि जहां भी आप ये HSN कोड या SSE कोड डाल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो। अगर और गलत हो गया देन इट कैन लीड टू इनकरेक्ट GST रेट्स एंड इट कैन ट्रिगर कंप्लायंस अलर्ट्स, पॉसिबल ऑडिट और रेट डिफरेंशियल डिमांड। Number 7 है verify supplier GST number before every transaction. Fake suppliers are a major source of fraudulent ITC, so always verify GSTIN validity on the portal. जो GSTIN नंबर है उनकी क्या वैलिडिटी है उसको हमेशा देखें ध्यान से कि वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ फेक इनवॉइस इशू हो जाए और उसके चक्कर में आप फंस जाओ। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जो सप्लायर है उनका GSTIN नंबर जो है पोर्टल पे किस तरह से कैसे है। यू मस्ट नो योर सप्लायर। नेक्स्ट आता है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट पॉइंट, आपको रेगुलरली चेक करना होगा सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो सप्लायर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यू विल लूज आईटीसी ऑलरेडी क्लेम्ड। नंबर 9 आता है इट इंश्योर एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिफोर आईटीसी क्लेम। इस बात को आपको मेक श्योर करना होगा बिफोर क्लेमिंग आईटीसी। इस बात को बिल्कुल आप श्योर कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव हो गए हैं। टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अंडर GST, द लॉ मैंडेट्स दैट द टैक्स पेयर मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज।
सिंपली आपके पास टैक्स इनवॉइस है, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। ये जो है, ये जो प्रोविजन है, रिक्वायरमेंट है, इट इज लेड डाउन इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द CGST एक्ट एंड इट्स इंटेंट इज टू प्रिवेंट fraudulent ITC claims where no real supply has taken place. So real supply का take place करना बहुत जरूरी है। अभी आप कैसे करोगे, हाउ डू यू इंश्योर कि सप्लाई हो गया है और उसका रिकॉर्ड कैसे रखोगे? तो उसका पहला क्या है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यू मस्ट मेंटेन गुड्स रिसीप्ट नोट्स, डिलीवरी चालान्स और प्रूफ ऑफ सर्विस कंप्लीशन टू एस्टैब्लिश रिसीट। कई बार क्या होता है, आपके पास ऑडिट के लोग आ जाते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता बताने के लिए कि आपने रिसीव किया था, एक्चुअली सप्लाई रिसीव किया था गुड्स या सर्विसेज के। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करने होंगे। आपके पास फाइल रेडी होनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है, जहाँ पे आपके रिसीट नोट्स आ गए, डिलीवरी चालान्स आ गए या प्रूफ ऑफ सर्विस कंप्लीशन आ गया। ये जरूरी है आपके लिए करना, और जरूर करें। दूसरा क्या है कि रैंडम वेरिफिकेशन कीजिए। पीरियडिकली रिकंसाइल फिजिकल स्टॉक और जॉब वर्क रिटर्न्स विद परचेज इनवॉइस एंड ITC क्लेम। आपको रैंडम वेरिफिकेशन करना होगा। एंड थर्ड इज इंटरनल कंट्रोल। ये आप ऐसा सिस्टम बना कर रखो अपने आपके ऑफिस में कि आपको ITC आप तभी क्लेम करोगे जब आपके पास एक्चुअल रिसीप्ट आ गया है। सो इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल्स इंश्योरिंग ITC is availed only after confirming actual receipt, especially when goods arrives in batches. नंबर 10 है वेरीफाई सप्लायर्स टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि आए दिन कई सारे हाई कोर्ट्स में केसेस आ रहे हैं इसी पॉइंट को लेकर के कि रेसिपिएंट ने तो टैक्स पे कर दिया है लेकिन सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और टैक्स क्या है जमा नहीं करा है सरकार के पास में। तो उसके में क्या होता है, जो रेसिपिएंट है उसका ITC ब्लॉक हो जाता है। तो ITC जो है इट इज अलाउड ओनली इफ द सप्लायर पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज C जो कहता है ITC तभी मिलेगी आपको जबकि आपका जो सप्लायर है वो सरकार को टैक्स जमा कर दे। So the recipient's ITC is dependent on what the supplier's actual payment of GST. If a supplier collects GST from the buyer but does not deposit it with the government, the buyer is denied ITC, even if the buyer paid all dues in good faith and holds a valid tax invoice. So buyers are advised to verify the supplier's GST registration, बराबर registration है कि नहीं, कैंसिल तो नहीं हो गया। दूसरा चेक करना है सप्लायर GSTR फाइलिंग एज रिफ्लेक्टेड इन दी बायर GSTR 2B, वो GSTR 1 फाइल किया नहीं किया। एंड थर्ड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेयर पॉसिबल दैट द सप्लायर हैज फाइल्ड हिज GSTR 3B एंड पेड ड्यू GST। आपको किसी न किसी सोर्स से पता करना पड़ेगा कि आपके जो सप्लायर उन्होंने GSTR 3B फाइल किया है और जो टैक्स उन्होंने सरकार से आपसे कलेक्ट किया था दैट ही हैज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। और उसी हिसाब से आपको मेंटेन करने पड़ेंगे ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स showing genuine receipt of goods, services and payment of GST. Since it is difficult for buyers to confirm if the supplier has paid the tax, given no direct mechanism exists for such verification. जो भी innocent recipient है उसके पास ऐसा कुछ mechanism नहीं है to find out whether his supplier has paid tax or not. तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है compliance करने के लिए tax payer के लिए, recipient के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। by somehow he has to be alert and that is why he has to know his customer, he has to know his supplier. जब भी किसी supplier के साथ deal कर रहा है then he has to be very very careful कि वो बंदा genuine है। Courts concluding the Kerala High Court have upheld the constitutional validity of section 16 subsection 2 clause C, considering ITC to be a concession rather than absolute right under the CGST Act. तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सप्लायर है वो अपना टैक्स पे कर रहा है। नंबर 11 आता है क्रॉस चेक सप्लायर इनवॉइस विद ई-वे बिल्स। ये बहुत ही जरूरी है। जहाँ मिसमैच या मिसिंग ई-वे बिल है वो सप्लायर को दैट कैन ट्रिगर ऑडिट अटेंशन। तो आपको हमेशा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो इनवॉइस आया है वो आप मैच कर रहे हैं कि नहीं ई-वे बिल से। तो आप कैसे करोगे, हाउ डू यू डू दैट? तो आपको दोनों डेटा सेट को एग्जामिन करना पड़ेगा। सप्लायर का जो इनवॉइस है उसको डिटेल देखिए आपके रजिस्टर से और ई-वे बिल पोर्टल पर जाकर के आप डालिए अपना जीएसटी क्रेडेंशियल्स। आप यू कैन व्यू, डाउनलोड एंड प्रिंट योर ई-वे बिल्स जनरेटेड अगेंस्ट योर GST नंबर एज रेसिपिएंट और सप्लायर। बाद डेटा मैच कीजिए। नेक्स्ट है मैच की डेटा फील्ड्स विद इनवॉइस नंबर, डेट, GSTIN, क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स। फिर आप आराम से मैच कर पाओगे इनवॉइस को ई-वे बिल के साथ। नेक्स्ट आता है इंश्योर पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। ये कौन सा लीगल प्रोविजन है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट टू पे द सप्लायर द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज इन ऑर्डर टू
retain availed ITC. Failure to pay supplier within 180 days from invoice date triggers automatic ITC reversal with 18% interest under section 50. तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो सप्लायर हैं उनको आप 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नंबर 13 इज कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल फॉर पार्शियल पेमेंट्स। कई बार क्या होता है, पार्शियल पेमेंट करते हो, इसके लिए रूल 37 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो है ये डील करता है। इट आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इफ पेमेंट इज नॉट मेड इन फुल और इन पार्ट विद इन 180 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट। द रूल एक्सप्लिसिटली अलाउज प्रोपोर्शनेट रिवर्सल फॉर पार्शियल पेमेंट। तो आपको ये करना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट नोटिस आ सकती है, ऑडिट आ सकती है। नंबर 14 इज कंप्लाई विद रूल 86B यूज ऑफ आईटीसी restricted for output tax। अगर आपका मंथली टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, इन दैट केस एटलीस्ट 1% ऑफ द टोटल आउटपुट लायबिलिटी मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट बाय आईटीसी। इस बात का ख्याल रखना आपको रूल 86B का, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि अगर किसी महीने में आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो जाती है, देन एटलीस्ट 1% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना है कैश में, आईटीसी से पेमेंट नहीं करना है। ये जरूरी है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर देख लेना। अब इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशंस क्या क्या है? दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, एंटिटीज और पर्सन सच एज द प्रोप्राइटर, कर्ता, MD or the key partner, director, trustees who have paid income tax exceeding ₹1 lakh under the Income Tax Act in each of the last 2 financial years for which the time limit to file returns has been expired। मैंने आपके भी immediately preceding 2 financial years में 1 लाख से ऊपर आपने इनकम टैक्स पे किया है, फिर आप exempted हो। सेकंड आता है the registered person जिसने आपको 1 लाख से ऊपर का रिफंड मिला है in the preceding financial year, वो भी exempted है। नंबर 3 is the registered person who has discharged output tax liability in cash for more than 1% of the total tax liability cumulatively up to the month in the current financial year। Now, number 4 is the registered person is a government department, public sector undertaking, local authority or statutory body। Number 15 the last है monitor monthly turnover for Rule 86B threshold। रेगुलरली चेक करें कि आपके जो मंथली टैक्सेबल सप्लाई है 50 लाख से ऊपर तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा है then you have to pay tax at least 1% by cash। So this was all about the 15 steps to be taken। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then प्लीज लाइक कर दें इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फायदा मिले इस पर्टिकुलर वीडियो का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट और बेल आइकन को जरूर दबाएं सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग द नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।